जय श्री कृष्णा। दर्शक मित्रों, आप सभी का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे संतान प्राप्ति विचार विषय के ऊपर। आजकल देखा जाता है मित्रों कि हर परिवार आधुनिकता की ओर जा रहा है और इस आधुनिकता में वह जो सनातन संस्कार है उनको या तो भूलता जा रहा है या उनको कम करता जा रहा है। अपने हिसाब से वो सनातन संस्कार को चलाने की परिपाटी आजकल चल पड़ी है और आजकल विवाह जो होते हैं बिना मुहूर्त के भी विवाह हो जाते हैं, बिना कुंडली मिलान के भी विवाह हो जाते हैं। और जब विवाह होते हैं तो उसमें भी ये होता है कि जो विवाह कराने पंडित जी आते हैं उनसे भी कहा जाता है कि जल्दी से वह विवाह संपन्न कर दे ताकि विवाह का झंझट उनके दिमाग से निकल जाए। बाकी अन्य चीज़ों पर रिसेप्शन वगैरह हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई, उस पर वो बेतहाशा खर्च भी करते हैं और समय भी देते हैं, लेकिन मूल जो विषय होता है उस विषय से आजकल लोगों का भटकाव होता जा रहा है। और फिर इसकी परिणति देखने को मिलती है मित्रों कि आने वाले उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होना, एक विवाह होने के उपरांत विवाह होने के बाद में वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चलना, मतभेद होना दाम्पत्य में, ऐसी समस्याएं आती है। और इसके अलावा कुछ शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं आती है और सबसे बड़ी समस्या आती है कभी कभी तो संतान उत्पत्ति में बाधा। जब हम कुंडली मिलान सही से नहीं करेंगे और विवाह भी सही वैदिक रीति से नहीं होगा तो ऐसी समस्याएं तो उत्पन्न होना जायज़ ही है। तो इस विषय पर हम कुछ बात करेंगे कि यहाँ पर संतान प्राप्ति विचार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। देखिए मित्रों, ज्योतिषी दर्पण से समझने का इसको हम प्रयास करेंगे। किसी भी स्त्री और पुरुष के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। और जीवन यापन के लिए धन, ईश्वर प्राप्ति, जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता होती है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए मोक्ष की, और आत्मशुद्धि धर्म का प्रमुख लक्ष्य होता है। ठीक उसी प्रकार सृष्टि के विकास के लिए काम की भी आवश्यकता होती है, जिसमें जीव मात्र की भ्रूण भूत अभिवृत्ति है। प्राणियों के लिए काम के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। प्रथम होता है विषया आनंद और दूसरा होता है वंश वृद्धि। वंश वृद्धि जो काम होता है उसका मूलभूत आवश्यक आधार है। वंश वृद्धि जो होता है वह काम का मूलभूत आवश्यक आधार होता है और काम उसके लिए ही सबसे ज़्यादा किया जाता है, और जिसे ज्योतिष शास्त्र जन्म कुंडली के मूलतः प्रमुख रूप से सप्तम भाव एवं सप्तमेश इस भाव का स्वामी एवं शुक्र के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। और इस कुंडली में स्थित जहाँ भी शुक्र स्थित है उसकी स्थिति कैसी है उसके माध्यम से ज्योतिष शास्त्र बताने का प्रयास करता है। संतान का कारक कुंडली का पंचम भाव कहलाता है, यह संतान का कारक है। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, गुरु और मंगल ये भी संतान के कारक होते हैं। चंद्रमा और मंगल स्त्री के मासिक धर्म और उसके डिंब निर्माण, जिसे हम अंडा कहते हैं, का कारण बनते हैं, तथा गुरु और चंद्रमा पुरुष के वीर्य और शुक्राणुओं के कारक बनते हैं। स्त्री के अंड एवं पुरुष के शुक्राणु के सहयोग से ही गर्भ धारण होता है। अतः इनका बलवान एवं ऊर्जावान होना परम आवश्यक
होता है। भारतीय ज्योतिष में ग्रह और राशियों को भी स्त्री और पुरुष वर्गों में बांटा गया है। पुरुष राशियां मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि होती है। इसी प्रकार स्त्री राशियां जो होती है वह वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, यह स्त्री राशियां होती है। इसी प्रकार जहाँ पर चंद्रमा और शुक्र होंगे वह स्त्री स्वभाव ग्रह कहलाते हैं। वहीं पर सूर्य, मंगल और गुरु पुरुष स्वभाव के ग्रह कहलाते हैं। और शनि, राहु, बुध, केतु ये चारों ही ग्रह नपुंसक की श्रेणी में आते हैं। स्त्री जातकों में स्त्री राशि और स्त्री ग्रहों का प्रभाव अधिक होने पर स्त्रैण गुण अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन मामलों में पुरुष जातकों की तुलना में स्त्री जातकों का विश्लेषण किया जाता है उसमें स्त्री जातकों के लिए अलग नियम दिए गए हैं और शेष योगों के मामले में स्त्री और पुरुष जातकों को कमोवेश एक ही प्रकार से फलित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र सभी ग्रह शरीर के किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिष शास्त्र जो है उसके अनुसार जितने भी 9 ग्रह हैं वह सभी किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं के प्रभाव के फलस्वरूप हमें फल प्राप्त होते हैं। हमारे स्वास्थ्य का हाल जाना जाता है कि कोई ग्रह पीड़ित होकर लग्न में स्थित है या लग्न लगने षष्ठम भाव या अष्टम भाव से संबंध बना रहा है तो उस ग्रह से संबंधित अंग जो होगा वह रोग से प्रभावित होगा। प्रत्येक ग्रह शरीर के किसी न किसी अंग को अवश्य प्रभावित करता है या उससे संबंधित बीमारी को दर्शाता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि जैसे सूर्य है तो वो हृदय, पेट, पित्त, दाईं आंख, घाव, जलने का घाव, गिरना, रक्त प्रवाह में बाधा आदि को दिखाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रत्येक ग्रह किसी न किसी बीमारी को या उससे संबंधित अंग को दर्शाते हैं। छठे भाव के स्वामी का संबंध जब लग्न या लग्नेश से होता है या अष्टमेश के साथ होता है तो वह भी शुभ नहीं माना जाता है। ये षष्ठम भाव। इसी प्रकार मित्रों जब छठे भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो भी रोग की संभावनाएं अधिक होती है क्योंकि इससे भी बीमारियों का घर, लाभ भाव के साथ बीमारियों का घर भी कहा जाता है। इसी प्रकार छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, जब छठे भाव का स्वामी अष्टम में आकर बैठ जाए तो यह व्यक्ति को लंबी बीमारियां देना शुरू कर देता है। महिलाओं में 2 से 3 समस्याएं ज़्यादा होती है और वह आम होती है। पहली होती है खून की समस्या होना, खून की कमी होना। दूसरी प्रदर जिसे लिकोरिया कहा जाता है और वह कमर का दर्द होना। और तीसरी जो बीमारी होती है वह रहती है कि महिलाएं ज़्यादातर चिंताग्रस्त रहती है, किसी न किसी चिंता में डूबी रहती है और यह समस्याएं उनकी मूलतः मासिक धर्म से जुड़ी हुई रहती है। बहुत सी माता बहनें इन समस्याओं को सामान्य मानकर नज़रअंदाज भी कर देती है जिसे आगे चलकर उनकी खुद की ज़िंदगी में, उनके खुद के जीवन में एवं उनके परिवार पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है और बढ़ता है। तो इस प्रकार इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। माहवारी चक्र महीने में एक बार होता है जो सामान्यतः 28 दिन से 32 दिन के पीरियड के बीच में होता है और हालांकि अधिकतर मासिक धर्म का जो समय होता है वह 3 से 5 दिन का होता है, लेकिन 2 से 7 दिन का जो समय होता है वह माना गया है सामान्य अवधि के रूप में। अधिकांशतः 10 से 15 साल की आयु की जो लड़कियां होती है उनमें जो डिंब होता है जिसको हम अंडाशय के अंदर जो डिंब विकसित होता है जिसे हम अंडा कहते हैं वह उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं और वह अंडवाहिका नली जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं के द्वारा नीचे जाता है
जो कि अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। जब अंडा गर्भाशय में पहुंचता है तो उसके रक्त का स्तर और तरल पदार्थ से गाढ़ा हो जाता है। उसका जो स्तर होता है वह रक्त और तरल पदार्थ से गाढ़ा हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि यदि अंडा उर्वरित होगा या उर्वरित हो जाए तो वह आगे बढ़ सके, शिशु के जन्म के लिए उसके स्तर में विकसित हो सके। और यदि उस डिंब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित न हो तो वह स्त्राव बन जाता है, जो योनि मार्ग से निष्कासित हो जाता है। इसी स्त्राव को मासिक धर्म या रजोधर्म या हम इसे माहवारी का नाम देते हैं। मासिक धर्म की समस्याओं का समाधान कुछ ज्योतिष शास्त्र में ऐसे भी बताया गया है, जैसे सिंदूर। औरतों को लाल सिंदूर लगाने के लिए कहा जाता है, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है। उसी प्रकार विवाहित स्त्रियां जो होती है उन्हें लाल चूड़ियां पहनाई जाती है, लाल साड़ी पहनती है, वह लाल अंतवस्त्र पहनती है और बिंदी और लिपस्टिक लगाती है। तो इससे क्या होता है कि जब मासिक धर्म होता है तो उसमें जो मंगल होता है, क्योंकि रक्त स्त्राव होता है तो मंगल का हास माना गया है। रक्त का जो स्वामी है वह मंगल है। तो इस प्रकार रक्त के स्त्राव से मंगल का हास होता है और इसके कारण इन चीज़ों को, इन लाल वस्तुओं को पहनने से जो मंगल की पूर्ति होनी चाहिए वह पूरी प्राप्त हो पाती है। उससे वापस स्त्री को पुनः शक्ति मिलती है और वापस उसके अंदर एक तेज की उत्पत्ति होती है। और इसमें जो मांगलिक स्त्रियां होती है उनके लिए यह कार्य श्रेष्ठ होता है, बेहतर होता है। और इन सब प्रक्रियाएं जो होती है उन सब का उद्देश्य एक मात्र प्राप्त होता है और वह उद्देश्य होता है संतान प्राप्ति। जन्मकालीन चंद्रमा से जब गोचर का चंद्रमा तीसरा, छठा, 10वां, 11वें भाव को छोड़कर अर्थात लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम एवं 12वें भाव से गोचर करता है तथा उसे मंगल देखता है तथा पुरुष की जन्म कुंडली में जन्मकालीन चंद्रमा गोचर का चंद्रमा तीसरा, छठवां, 10वां, 11वें भाव में किसी एक भाव में हो तथा गुरु से चंद्रमा दृष्ट हो, तब स्त्री और पुरुष का जो संयोग होता है उस संयोग से जो गर्भ धारण होता है। यदि पंचम भाव को सूर्य, मंगल एवं गुरु देखे तथा पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े या किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव न हो तो पुत्र उत्पत्ति होती है। और यदि पंचमेश पुरुष ग्रह होकर पाप दृष्ट युक्त न हो या पाप ग्रह से दृष्ट न हो, तब जबकि चंद्रमा या शुक्र पंचम या पंचमेश को देखे तथा पाप प्रभाव में न हो, पंचम या पंचमेश न हो, ऐसी अवस्था में अधिकतर कन्या संतति की उत्पत्ति होती है। जो दंपति मेडिकल जांच में ठीक है किंतु संतान उत्पत्ति में असफल है, ऐसे समय का उपयोग कर संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। किंतु जो दंपति मेडिकल जांच में ठीक नहीं किंतु उनकी कुंडलियों में संतान योग के कारण दिखाई दे, ऐसे दंपतियों को उचित चिकित्सा करवाना श्रेष्ठ रहता है। यदि लग्नेश लग्न द्वितीय तृतीय भाव अस्त हो तो प्रथम संतान पुत्र और लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो द्वितीय संतान पुत्र। यदि पंचमेश एवं पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि तथा पंचम एवं पंचमेश पापत्व प्रभाव से रहित हो तो ऐसी स्थिति में अधिकांशतः पुत्र उत्पत्ति होती है। पंचम भाव शुभ प्रभाव में हो तो संतान योग बनता है, किंतु शुभ ग्रह का पंचमेश से दृष्ट न होने पर संतान का अभाव रहता है। सप्तम में शुक्र, दशम में चंद्रमा, चतुर्थ में पाप ग्रह होने से संतानहीन योग बनता है। पंचमेश जिस भाव में स्थित है वहीं से पंचमेश जो है वह कुंडली में जिस भी भाव में स्थित है वहाँ से यदि वह पाँचवें छठवें यानी कि अगर इस भाव में स्थित है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 पाँचवें छठवें और 6 7 8 9 10 11 12 और 12वें भाव में दुष्ट ग्रह होने पर संतान का अभाव रहता है।
यानी कि यहाँ पंचमें से स्थित है और यहाँ से यदि 5वें भाव में, 6वें भाव में और 12वें भाव में दुष्ट ग्रह है तो संतान उत्पत्ति में बाधाएं उत्पन्न होती है, संतान उत्पत्ति में समस्याएं आती है, संतान का अभाव रहता है। यदि संतान हो भी जाए तो उसके जीवित रहने का संदेह रहता है। जातक के जन्मांग में पंचम भाव पर पापी ग्रह शनि, राहु, केतु अथवा नीच ग्रह की दृष्टि या युति पंचम भाव में, इस भाव में पंचमेश नीचस्थ हो, द्वादशेश हो, अष्टमेश और षष्ठेश से दुष्ट या युत होने पर भी संतान उत्पत्ति में बाधाएं होती है, क्योंकि दुष्ट ग्रह के प्रभाव से अंडे के विकास में बाधाएं आती है तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, गर्भाशय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, मंगल की दृष्टि आदर्शन का कारण बनती है। पंचम भाव के उपाधिपति के नक्षत्र में उप नक्षत्र में स्थित ग्रह की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में संतान उत्पत्ति होती है। दूसरी समस्या एक और भी यह होती है कि छोटी छोटी समस्याएं और चिंताएं जो होती है वह भी कहीं न कहीं हमारे पर्सनैलिटी विशेष में समस्याएं पैदा करती है और स्त्री ही नहीं, इंडिविजुअल पुरुष में भी यह चीज़ें हो सकती है। तो इस प्रकार इस बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि छोटी छोटी समस्याएं जो होती है वह भी कहीं न कहीं फर्टिलिटी में समस्याएं उत्पन्न करती है, गर्भ धारण में समस्याएं उत्पन्न करती है। इसके अलावा आदमी को सुखमय वैवाहिक जीवन जीना है तो इसके लिए उसके शुक्र का मजबूत होना आवश्यक है। उसी प्रकार स्त्री के लिए गुरु का बलवान होना आवश्यक होता है और गुरु से ही दाम्पत्य जीवन मधुर रहता है स्त्री की ओर से, और शुक्र से दाम्पत्य जीवन मधुर रहता है पुरुष की ओर से। और यदि गुरु कमज़ोर अवस्था में है तो वहाँ पर पुखराज पहनाने की सलाह दी जाती है। और इसी प्रकार इसी कॉम्बिनेशन में गुरु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है, वह प्राथमिक स्तर पर ही अधिकांश समस्याओं को कम करता है। इसके लिए चंद्र का मोती धारण करने की भी सलाह दी जाती है। बुध का प्रभाव पुरुष कुंडली में जहाँ शनि पीड़ादायी ग्रह है, वहीं स्त्री जातक के लिए बुध पीड़ादायी ग्रह सिद्ध होता है। जिस प्रकार शनि पुरुष की कुंडली में पीड़ादायी होता है, वहीं स्त्री की कुंडली में बुध पीड़ादायी रहता है, क्योंकि बुध के प्रभाव में एक ही रूटीन में लंबे समय तक बने रहना, एक जैसी क्रियाओं को लगातार दोहराते रहना पुरुष के लिए आसान होता है, पर स्त्री के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यह स्त्री के लिए पीड़ादायक होता है। महिलाओं को अपनी दिनचर्या, कपड़े, रहने का तौर तरीका लगातार बदलते रहने की सलाह दी जाती है। इससे उनकी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ कम होती है। मंगल का प्रभाव सामान्य तौर पर ऋतुस्राव के दौरान स्त्रियों के रक्त की हानि होती है और इसी के कारण इन्हें सुहागिन वाली वस्तुएं पहनाने के लिए सलाह दी जाती है ताकि उनमें तेजत्व फिर प्राप्त हो सके। चंद्रमा का जो प्रभाव होता है, वहाँ पर चंद्रमा पीड़ित होने पर शनि उसके शरीर में खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, जातक के या जातिका के, तो और उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। राहु, केतु, बुध और शनि के कारण भी चंद्रमा अगर यदि पीड़ित हो तो जो स्त्री होती है वह अक्सर वह कर्कश, रुदन करने वाली और कलहप्रिय हो जाती है। तो इसके लिए उन्हें सुबह खाली पेट मिश्री के साथ मक्खन खाने की सलाह दी जाती है ताकि उसके अंदर जो खनिज तत्व और कैल्शियम है वह उसके तंत्रिका तंत्र को अच्छा करता है, मजबूत करता है, जिससे वह स्वभावतः वापस खिलखिलाहट वाली हो सकती है। किसी भी रोगी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय 3, 6, 8 भावों के ग्रहों की शक्ति का आकलन करना चाहिए। जन्म कुंडली के अनुसार शरीर का विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव और उनसे मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुंडली में रोगों का अध्ययन करते समय इन तथ्यों का अध्ययन करते हुए ग्रहों की युति, प्रकृति, दृष्टि, उनका परमोच्च एवं परम नीच की स्थिति का भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं। गर्भाधान के समय केंद्र एवं त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, 3, 6, 11वें भाव में पाप ग्रह हो, लग्न पर मंगल, गुरु इत्यादि शुभ कारक ग्रहों की दृष्टि हो, विषम चंद्रमा नवमास कुंडली में हो, मासिक धर्म से समरात्रि हो, उस समय सात्विक विचार पूर्वक योग्य पुत्र की कामना से यदि रति की जाए
तो निश्चय ही योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। और इस समय पुरुष का दायां एवं स्त्री का बायां स्वर ही चलना चाहिए और यह अत्यंत अनुभूत और अचूक उपाय माना जाता है, जो कि खाली नहीं जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरुष का जब दाहिना स्वर चलता है तब उसका दाहिना अंडकोश अधिक मात्रा में शुक्राणु उत्सर्जन करता है, जिससे कि अधिक मात्रा में पुल्लिंग शुक्राणु निकलते हैं, अतः पुत्र उत्पन्न होता है। योग्य पुत्र प्राप्त करने के इच्छुक दंपति अगर कुछ उपायों का पालन करे तो अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। स्त्री को हमेशा पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। कुछ देर बाईं करवट लेटने के बाद दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने के बाद बायां स्वर स्वतः चालू हो जाता है। इस स्थिति में जब पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे तब रति क्रिया करनी चाहिए। इस स्थिति में अगर गर्भाधान हो गया तो अवश्य पुत्र संतति प्राप्त होती है। स्वर की जांच के लिए नथुनों पर अपनी अंगुली को रखकर उसका ज्ञात किया जा सकता है। और योग्य कन्या संतान की प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा पुरुष के दाहिनी ओर सोना चाहिए तथा इस स्थिति में स्त्री का दाहिना स्वर चलने लगेगा और स्त्री के बाईं तरफ लेटे पुरुष का बायां स्वर चलने लगेगा। इस स्थिति में गर्भाधान करने पर निश्चित ही सुयोग्य और गुणवान कन्या संतति की उत्पत्ति होती है। कुछ ऐसी रातें भी होती हैं जहाँ पर रति क्रिया करने से हमें बचना चाहिए और इसमें होती अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। इन रातों के दिन रति क्रिया नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे लड़का लड़की का जन्म गर्भधारण के समय स्त्री पुरुष के दायां बायां श्वास क्रिया, पिंगला, पीड़ा नाड़ी, सूर्यस्वर तथा चंद्रस्वर की स्थिति पर निर्भर करता है। गर्भाधान के समय स्त्री का दाहिना श्वास चले तो पुत्री तथा बायां श्वास चले तो पुत्र। यदि आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी गुणवान हो तो वह आपकी सुविधा के लिए एक बात का ध्यान रखें कि मासिक धर्म जब भी होता है, मासिक स्राव उसके अंतिम 4 दिन ऋतुकाल के होते हैं और उस समय वो 4 दिन जो होते हैं वह रुग्णता के होते हैं तथा 5वीं रात से संतान उत्पत्ति की विधि करना चाहिए। यानी कि 4 दिन छोड़ के 5वीं रात से संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16वीं रात को गर्भाधान करने पर पुत्र संतति होती है। 5, 7, 9, 11, 13, 15वीं रात को गर्भाधान करने पर कन्या संतति की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें चौथी रात को छोड़ देना चाहिए और छठी रात से यह कार्य करना चाहिए और इसमें भी 11वीं और 13वीं रात को छोड़ना चाहिए क्योंकि यह जो राशियाँ होती है यह गर्भाधान के लिए श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है और निंदित मानी जाती है। यदि जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति के दोषों से दिक्कतें आ रही है तो संतान गोपाल के मंत्र करने चाहिए। इसके अलावा सूर्य से बाधा आ रही है तो हरिवंश पुराण करें, श्रवण करें। इसके अलावा राहु से बाधा आ रही तो कन्यादान, केतु से बाधा आ रही तो गोदान, शनि की बाधा आ रही है या मंगल की बाधा आ रही है तो रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने बात की कि श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं और किस प्रकार हमें करना चाहिए। आप जब भी आपको संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है या संतान उत्पत्ति आपको नहीं हो रही तो आप अपने आसपास किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेवें कि क्या कारण है। दोनों की ही कुंडली दिखाएं और उससे पता चलेगा कि वास्तव में समस्याएं कहाँ हो रही है और उन समस्याओं की काट क्या है और किस प्रकार आपको फिर आगे की प्रक्रिया करना है। तो आप अपनी कुंडली खोल कर देखिए मित्रों। और आज हमने इस पर बात की। मुझे आशा है कि यह विषय आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। धन्यवाद।